वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है एलआर सर्किट। इस टॉपिक के बारे में बात करूं तो मैं इस टॉपिक से महाराष्ट्र सीटी में कोई खासे क्वेश्चन आते नहीं है। नीट में भी, सीबीएसई पीएमटी में भी जो पुरानी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है उन एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस आपको मिले हैं, लेकिन आज का लेक्चर मेजरली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस एलआर सर्किट में क्या इंपॉर्टेंस है इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि आप देखिएगा इस सेगमेंट से आने वाले क्वेश्चंस आरपीईटी एग्जांपल्स, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन है, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस एग्जांपल्स कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जामिनेशन में आ चुके क्वेश्चन है। आप ये भी देख सकते हैं कि यहां पर इंजीनियरिंग में आया हुआ 2004 का ये क्वेश्चन आपके पास एग्जिस्ट करता है। मेडिकल एग्जामिनेशन एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेडिकल एग्जामिनेशन में आया हुआ ये क्वेश्चन जो कि कॉमनली कई बच्चों को परेशान करता हुआ क्वेश्चन है, कई टेस्ट सीरीज में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद आप जब मेडिकल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के साथ साथ जब देखते हैं जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चन देखते हैं, आप देखिए सीपीएमटी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी टाइप का क्वेश्चन, सीबीएसई एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये देख सकते हैं आप एआईपीएमटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जेडब्ल्यू मेंस में क्या काउंट कीजिएगा, 2005 का एक क्वेश्चन, 6 का एक क्वेश्चन, 2009 का एक क्वेश्चन, 10 का क्वेश्चन, 13, 14, 15 साथ साथ में आप ये भी देख सकते हैं 19 में आया हुआ क्वेश्चन, 19 में अवेलेबल ये क्वेश्चन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, वेटेज रखता है। तो आज के इसी लेक्चर में, पूरे लेक्चर में हम पूरे लेक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है कि हम पढ़ेंगे कि जब आर और एल को आपस में कनेक्ट किया जाता है, रजिस्टर और इंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है, तो आरएल सर्किट के अंदर किस तरह से करंट ग्रो हो रहा होता है, और ग्रोथ के सर्किट के नाम पर हम इसे पढ़ेंगे आरएल सर्किट, ग्रोथ ऑफ द करंट। फिर हम पढ़ेंगे जब आरएल सर्किट में रजिस्टर और इंडक्टर आपस में कनेक्ट कर दिए जाएं और रजिस्टर इंडक्टर कनेक्ट करने के बाद इंडक्टर के पास एनर्जी हो और कोई बैटरी कनेक्टेड ना हो, कोई बैटरी कनेक्टेड ना हो, तब उसके सर्किट को हम कहेंगे डीके सर्किट। एक्चुअलिटी में यहां पर डायग्राम में दोनों सर्किट सेम बताए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बोर्ड पे चलूंगा तो आपको डिफरेंशिएट करूंगा। उसके बाद आप और हम टाइम कांस्टेंट के बारे में सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, कौन सा टाइम होता है, हाफ लाइफ क्या होती है, इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, इंडक्टर कब ओपन सर्किट बिहेव करता है, कब शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। ये टॉपिक होने के बाद हम न्यूमेरिकल, सारे के सारे न्यूमेरिकल इस टॉपिक से रिलेटेड वर्कआउट करेंगे और एक सेपरेट वीडियो एलसी ऑसिलेशन पे मैं आप लोगों सबके साथ में डिस्कस करूंगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आरएल सर्किट के ग्रोथ वाले पार्ट का हम पहले एनालिसिस करते हैं और उसके बाद डीके वाले पार्ट का एनालिसिस। देखिए स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं आरएल सर्किट, तो इस केस में होता है ऐसा है कि हम सबसे पहले रजिस्टर कनेक्ट करते हैं आर, उसके सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं। जैसे देखिए आप देख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन इंडक्टर, यहां से कनेक्शन डीसी सोर्स के साथ में होता है, की कनेक्ट होती है और आपने कनेक्शन स्टैब्लिश किया होता है। बैटरी का ईएमएफ मान लीजिए मैं ई से बता रहा हूं। जैसे ही मैं जब सर्किट की आपके सामने जब ओपन सर्किट रहता है, मतलब कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि सर्किट के अंदर जब कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया गया है, सर्किट ओपन है, तो करंट जीरो है। सर्किट ओपन है तो करंट जीरो है, और अगर करंट जीरो है मतलब यहां पर कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, तो सर्किट का कोई रोल ही नहीं है। जैसे आपने सर्किट क्लोज किया तो क्या होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, आई, यहां से करंट पास हुआ, करंट पहुंचा। देखो हुआ क्या, रजिस्टर के लिए तो कोई बात नहीं, रजिस्टर के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडक्टर के लिए आप चेक करो क्या हुआ। रजिस्टर के लिए कोई बात नहीं, इंडक्टर के लिए आप चेक करो क्या हुआ। इंडक्टर के लिए फर्क पड़ा कि जैसे ही इंडक्टर में करंट का ग्रोथ हुआ, करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब करंट इंक्रीज हुआ। और इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि ये इंडक्टर जब भी इससे एसोसिएटेड करंट बदलता है, करंट चेंज होता है, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे सेकंड लॉ से इस इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप होता है, और ये इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होता है
वो लेंज लॉ के मुताबिक उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, लेंज लॉ के मुताबिक उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, ये उस रीजन का अपोज करती है जिसकी करंट डेवलप हुई है। तो देखिए यहां पर इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ, किसके चेंज होने से डेवलप हुआ, कौन से फिनोमेना से चेंज हुआ? करंट के बढ़ने से हुआ, करंट के बढ़ने से हुआ। मतलब करंट जा रहा है राइट साइड, करंट के बढ़ने से ईएमएफ डेवलप हो रहा है, करंट के बढ़ने से ईएमएफ डेवलप हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ कुछ ऐसा होगा कि बढ़ने का अपोजिशन करेगा। देखना ध्यान से, है ना, करंट राइट जा रहा है और बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका अपोजिशन तभी होगा जब अपोजिट करंट आए। करंट राइट जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, इसका अपोजिशन तभी होगा जब करंट अपोजिट आए, बराबर है। तो ईएमएफ इस तरह से छोटी बैटरी की तरह एक्ट करेगा कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ताकि ये अपोजिट करंट फ्लो करवा पाए, अपोजिट करंट फ्लो करवा पाए। तो पोलैरिटी की बात करें तो ये वाला पॉजिटिव पोलैरिटी, ये वाला नेगेटिव पोलैरिटी, वापस से पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, इस क्लोज लूप में ए, बी, सी और डी, इस क्लोज लूप के अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे लगाया जाएगा? ए से बी कुछ भी नहीं है, बी से सी, बी से सी पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव दैट मींस माइनस आई आर, पॉजिटिव से नेगेटिव दैट मींस माइनस आई आर। अब देखिए वापस पॉजिटिव से नेगेटिव, माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, सी से डी कुछ भी नहीं है, डी से ई आ रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब प्लस ई, दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो ई कैन बी रिटर्न आई आर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, ई माइनस आई आर एल डी आई बाई डी टी, ई माइनस आई आर एल डी आई बाई डी टी। अब एल डी आई बाई डी टी में ई माइनस आई आर मुझे निकालना किसका है? मुझे करंट की इक्वेशन निकालना है, ग्रोथ ऑफ करंट निकालना है, मतलब करंट की इक्वेशन निकालना है। सो मैं लिख सकता हूं एल डी आई बाई डी टी में से हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ई माइनस आई आर एल 1/L dt, ऐसा लिखा जा सकता है। अब बच्चों मुझे अगर टोटल वैल्यूज निकालनी है, टोटल चेंजेस देखने हैं तो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन लेना है तो मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा, dx a माइनस बी एक्स अगर इंटीग्रेशन लिया जाता है तो इसका इंटीग्रेशन आता है log e a माइनस बी एक्स। देखो dx मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस बी है प्लस बी है, x का कोफिशिएंट माइनस बी है तो यहां पर माइनस बी आपके सामने आ जाएगा, x का कोफिशिएंट है माइनस बी है तो माइनस बी आपके सामने निकल कर आएगा, बराबर। यहां देखिए dx डी ई माइनस आई आर है, ई माइनस आई आर है, तो देखिए यहां पर मैं कह सकता हूं ये r है ये i है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा इंटीग्रेशन? सो इंटीग्रेशन आएगा log e माइनस आई आर, नीचे कौन आएगा? माइनस आर आएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन लिया जा सकता है। शुरुआत में टाइम t इक्वल टू 0 पर जैसे आपने स्विच कनेक्ट किया था कोई करंट नहीं था, टाइम t इक्वल टू t पर मान लेता हूं मैं i करंट है, 0 से लेकर i की हम बात कर रहे हैं, dt का इंटीग्रेशन t होता है, 1/L आपके पास है, 0 से लेकर हम t की बात कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस, माइनस आर है उधर भेज दिया तो माइनस आर बाय एल हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में log e ब्रैकेट में कितना e माइनस आई आर, e माइनस आई आर, कहां से कहां तक लिख सकते हैं आप? 0 से लेकर i तक लिख सकते हैं, माइनस आर बाय एल, t फ्रॉम 0 टू t लिखा जा सकता है। अब हम लिमिट पुट अप करेंगे, पहले रखी जाती है अपर लिमिट, पहले रखी जाती है अपर लिमिट, उसके बाद रखी जाती है लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट कितना आ जाएगा? log e माइनस आई आर, मतलब हमें i के प्लेस पे i रखना है, माइनस, मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड पर लेफ्ट साइड बनाता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरह से समझ पाए। यहां देखिएगा हम उस इक्वेशन को यहां पे लिख रहे हैं आपके सामने, log e माइनस आई आर, कहां से कहां तक की कहानी है? 0 से i माइनस आर बाय एल, टी फ्रॉम 0 टू t, ठीक है ना। सबसे पहले लिखी जाएगी अपर लिमिट, उसके बाद लिखी जाएगी लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले log e माइनस आई आर, क्योंकि हमने i के प्लेस पे i लिख दिया, माइनस log e माइनस i के प्लेस पे 0 मल्टीप्लाई बाय r,
माइनस आर बाय एल, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0। ये आ जाता है आपके पास में लॉग ई माइनस आई आर माइनस लॉग ई माइनस आर बाय एल इंटू टी। अच्छा, जिसमें जो भी स्टूडेंट ये जानते हैं कि लॉग के फॉर्मूले क्या होते हैं, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा। लॉग एम माइनस लॉग एन कितना आ जाता है आपके पास में, लॉग ई एम बाय एन। ठीक है, तो लॉग ई एम के प्लेस पे मैं लिख देता हूं, ये है, एन के प्लेस पे लिख देता हूं, ये है, तो ये आ जाएगा लॉग ई एम बाय एन मतलब ई माइनस आई आर अपॉन कितना, ई माइनस आर बाय एल टू टी। अब बच्चों मैथ्स में आपको ये बात सीखने को मिलती है, जो बच्चे महाराष्ट्र सीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जेडब्ल्यू मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ये बात सीख चुके हैं। और अगर नहीं सीखी तो ध्यान से सुनिएगा। लॉग ई वाई इक्वल टू अगर एक्स होता है, सो वाई को लिखा जाता है ई की पावर एक्स। वाई को क्या लिखा जाता है, ई की पावर एक्स। लॉग ई वाई इक्वल टू एक्स, सो ये रहा ई, ये रहा ई। वाई के प्लस पे क्या है, ई माइनस आई आर। वाई के प्लस पे क्या है, ई माइनस आई आर अपॉन ई। एक्स के प्लस पे माइनस आर बाय एल इंटू टी। तो हमने क्या लिख दिया, y के प्लस पे y रहने दीजिए, e माइनस आई आर अपॉन कितना है आपके पास में, e, दैट इज इक्वल टू x, मतलब e की पावर x आ जाता है आपके पास में, e की पावर x, x मतलब ये वाला टर्म, e की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ करंट, मैं निकालना चाहता हूं इक्वेशन ऑफ करंट। इक्वेशन ऑफ करंट निकालने के लिए e माइनस आई आर क्या कह सकते हैं, e माइनस आर बाय एल इंटू टी, ई माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। ये आ जाता है आपके पास में आई इंटू आर, आई आ जाता है ई अपॉन आर, 1 माइनस ई की पावर आर बाय एल इंटू टी। देखो बच्चों, ये करंट, इक्वेशन ऑफ करंट निकल कर आती है ग्रोथ सर्किट के केस में, जब सेल और ईएमएफ कनेक्ट किया जाता है, बैटरी कनेक्ट की जाती है उसके केस में। अब मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन महत्व नहीं रखता है। इसका डेरिवेशन बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए महत्व रखता है। आपको अगर याद रखना है तो केवल ये इक्वेशन याद रखना है। इसी इक्वेशन की मदद से सारे वर्क हो सकते हैं, इसी इक्वेशन की मदद से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ग्रोथ की इक्वेशन निकालने के बाद अब हम इस इक्वेशन पर एनालिसिस करेंगे कि इसके डिफरेंट पार्ट क्या बताते हैं, अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस कंडीशन किस तरह से व्यवहार होता है, और आगे क्या क्या क्वेश्चन इस पर फ्रेम किए जा सकते हैं। I इक्वल टू ई बाय आर, समझिएगा ध्यान से, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। ठीक है, ये आपके पास करंट है। सो इस करंट की इक्वेशन में मीनिंग ये निकला, अगर मैं t इक्वल टू 0 कहता हूं, या 0 प्लस मतलब जस्ट आफ्टर स्विचिंग, जस्ट आफ्टर स्विचिंग जब मैं कहता हूं, कनेक्ट किया ही है उसके जस्ट बाद में, सो आई की वैल्यू कैसी आती है, देखिए ध्यान से, ई बाय आर, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू 0। आई आता है ई बाय आर, 1 माइनस ई की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 1 होता है, तो आई इक्वल टू आ गया ई बाय आर, 1 माइनस 1, आंसर 0 आता है। मतलब जस्ट आफ्टर कनेक्शन सर्किट में करंट 0 मिलता है। जस्ट आफ्टर कनेक्शन सर्किट में करंट 0 मिलता है। जब भी किसी सर्किट में 0 करंट होता है, ऐसे सर्किट को ओपन सर्किट कहा जाता है। जब भी किसी सर्किट में 0 करंट होता है, ऐसे सर्किट को ओपन सर्किट कहा जाता है। आई की वैल्यू 0 होती है। मतलब इस केस में जब रजिस्टर कनेक्ट था, इंडक्टर कनेक्ट है, आपने बैटरी कनेक्ट की कनेक्शन किया, जैसे ही जस्ट कनेक्शन किया तो बिहेवियर कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा। करंट पास होना चाहता है, लेकिन आई की वैल्यू जस्ट स्विचिंग के बाद 0 होती है। ऐसा होने का मतलब होता है कि जो इंडक्टर कनेक्ट किया गया है ना, इंडक्टर, इट एक्ट, वहां से कटिंग है, इट एक्ट एज ओपन सर्किट। मतलब जहां पे भी क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि जस्ट आफ्टर स्विचिंग आंसर बताइए, सो आप कहेंगे कि दिस विल बी द जस्ट आफ्टर स्विचिंग सर्किट नेचर। सर्किट का बिहेवियर ऐसा होगा, दिस विल बी द बिहेवियर ऑफ सर्किट। मैं इसको एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। मान लो आपको कहा कि R1 आपके पास में 10 ओम है, आपसे कहा ये 20 ओम है, और आपसे कहा इंडक्टर है आपके पास में 5 हेनरी का,
और आपने सर्किट में 20 वोल्ट अप्लाई कर रखा है। आपसे कहा है कि जैसे ही सर्किट को आप कनेक्ट करते हो, जैसे यू कनेक्ट द सर्किट, आफ्टर जस्ट क्लोजिंग द स्विच फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड करंट इन द सर्किट। आफ्टर जस्ट क्लोजिंग द स्विच फाइंड करंट इन द सर्किट। तो जैसे ही आपने कहा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, मतलब आई शुड बी जीरो, लेकिन आई किससे जीरो होना चाहिए? जिस ब्रांच में आर और एल दोनों कनेक्ट है उस ब्रांच से करंट जीरो होना चाहिए। जिस ब्रांच में आर और एल कनेक्ट है उस ब्रांच से करंट जीरो होना चाहिए। मान लेता हूं बैटरी से आई करंट निकला, यहां I1 पहुंचा, I1 पहुंचा, यहां पर I2 गया, निकला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट, पहुंचा कितना? I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 पहुंचा, समझने पे ध्यान दे बच्चों, क्या फर्क पड़ेगा भैया? इस ब्रांच से करंट जाएगा, लेकिन जस्ट आफ्टर स्विचिंग की बात है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब क्या? मतलब ऐसा, ये R1 आपके पास दे रखा है 10 ओम, ये R2 है आपके पास में 20 ओम, और यहां से ओपन सर्किट हो गया, मतलब ऐसा हो गया। अब हम बात कर देते हैं ऐसा, ठीक है, कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, 20 वोल्ट हो गया। अब करंट आई आया, I1 इधर जाना चाहता था, I2 इधर जाना चाहता था, I1 को कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ओपन सर्किट हो गया है। ओपन सर्किट हो गया है, कुछ भी रास्ता नहीं मिला। रास्ता नहीं मिला तो एक ही रास्ता मिला, बोलो कौन सा रास्ता मिला भैया? वो इस रास्ते पे ना जाते हुए इस रास्ते से चला जाएगा, सारा के सारा करंट। मतलब अब सर्किट में रजिस्टर 20 ओम तो था लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। मतलब अगर इस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, अगर इस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम ये कहेंगे ये आपके पास आ गया 10 ओम, ये आपके पास आ चुका है 20 वोल्ट, ये आ गया 10 ओम, ये आ गया 20 वोल्ट। V इक्वल टू आई आर से 20 इक्वल टू आई इंटू आर, आर मतलब 10 है, आई इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 10। सो आपके पास में 2 एम्पियर करंट निकल कर आ जाता है। सो आई दैट विल बिकम 2 एम्पियर करंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? आई दैट विल बिकम 2 एम्पियर करंट। तो 2 एम्पियर करंट इससे पास होने वाला है। ये केस हुआ जस्ट आफ्टर स्विचिंग का केस। किसका केस हुआ? जस्ट आफ्टर स्विचिंग का केस। तो t इक्वल टू 0 के बाद एक टाइम ऐसा भी होता है, t इक्वल टू 0 को इनिशियल स्टेट भी कहा जाता है। t इक्वल टू 0 इज ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल स्टेट। एक और स्टेट मैं आपको बताता हूं, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ऐसा कहा जाएगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ स्विचिंग। आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ स्विचिंग या कनेक्शन, या t इक्वल टू इंफिनिटी कहा जाता है, और इट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। कौन से स्टेट कहा जाता है बेटा? स्टेडी स्टेट कंडीशन कहा जाता है। इस स्थिति में I की वैल्यू E बाय आर 1 माइनस आर बाय एल इंटू टी आपके पास एग्जिस्ट करता है। जैसे ही आप t की वैल्यू इंफिनिटी लिखेंगे तो ये आ जाएगा E बाय आर 1 माइनस इंफिनिटी इंटू आर बाय एल। अच्छा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तो I इक्वल टू कितना आ गया? E बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी। ई की पावर माइनस इंफिनिटी को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी ई की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। देखो, ई की पावर माइनस इंफिनिटी, 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा? E बाय आर आ जाएगा, और इसे ही कहा जाता है मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट मतलब हुआ ये, था तो पहले R, उसके साथ साथ क्या कनेक्टेड था? L। आपने सर्किट में की जैसे कनेक्ट की के क्लोज होने पर फर्क क्या पड़ा? ये E, ये आपके पास में पास हुआ I। ठीक है, लंबे समय के बाद सर्किट में केवल R और E ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, केवल R और E ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लंबे समय बाद सर्किट में केवल E और R ही आ रहा है करंट के लिए, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, रोल ही नहीं है। लंबे समय बाद, लॉन्ग टाइम, इंफिनिटी, स्टेडी स्टेट, आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब ये सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है? इंडक्टर ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि किसी ऐसी वायर से रिप्लेस कर दिया हो जिसका कोई रेजिस्टेंस ना हो। तभी देखो सर्किट के अंदर आप इक्वेशन लगाओगे तो V इक्वल टू आई आर, E इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू E बाय आर।
आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई बाय आर। मीनिंग ये हुआ इंडक्टर होके भी बिहेवियर ऐसा कर रहा है कि वो है ही नहीं, उसका कोई प्रेजेंस है ही नहीं, इसी को कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। बेटा बच्चों आप ध्यान देख देना, बचपन से हमें जो शॉर्ट सर्किट सिखाया गया है वो क्या सिखाया गया है? आपके घर में जब बल्ब फ्यूज हो जाता है, चलता नहीं है, चलते चलते बंद हो जाता है, स्पार्किंग होती है, चलता है, भड़कता है और रुक जाता है, तो आपने और हमने उससे क्या कहा था? आपने और हमने उससे शॉर्ट सर्किट कहा था। एक्चुअलिटी में बचपन में जो आपने सीखा था, तो शॉर्ट सर्किट के बाद तो लाइट चली जाती है ना, लाइट थोड़ी रहती है। शॉर्ट सर्किट के बाद बताओ, आप ही खुद बताओ, शॉर्ट सर्किट के बाद में लाइट रहती है क्या? शॉर्ट सर्किट के बाद तो लाइट चली जाती है, जो हमने सीखा उसके हिसाब से। तो वो तो हमारा लाइट चली जाती है मतलब करंट जीरो हो जाता है ना, मतलब जो करंट जीरो हो जाता है वो तो ओपन सर्किट का केस था। तो आपने जो कॉमन लाइफ में शॉर्ट सर्किट सुना है, वो हमने जो डिस्कस किया वो ओपन सर्किट वाला केस है। शॉर्ट सर्किट का मतलब उसको हटा दो, ऐसी कंडक्टिंग वायर से लगा दो जिसका रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू जीरो है। अब इसका एग्जांपल समझना कैसा। पिछला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या दिया था कि पहला 10 ओम था, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि आपके सामने सर्किट में ये कहते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ प्रेसिंग द स्विच फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट। ये आपके पास में आर है 20 ओम, फिर ये R1 कह देता हूं मैं R2 भी कह देता हूं 20 ओम, ये इंडक्टर कह देता हूं R2 इज ऑल्सो 20 ओम। इंडक्टर का इंडक्टेंस दे देता हूं 3 हेनरी। अब मैं बात करता हूं कि भैया इस केस में क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं, की क्लोज करते हैं, 20 वोल्ट आपके पास में दे रखा है। बताओ लंबे समय के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हाट विल बी द करंट, लंबे समय बाद करंट कितना होगा? भैया t इक्वल टू इन्फिनिटी जैसे पुटअप किया तो करंट की वैल्यू जिस ब्रांच से कनेक्ट रहता है वहां से मैक्सिमम करंट पास होता है। मतलब इंडक्टर जहां भी कनेक्ट होता है उस पॉइंट को आप क्या करते हैं, स्विच से रिप्लेस कर देते हैं, कंडक्टिंग पाथ से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सर्किट का नया जो बिहेवियर होगा, नया नेचर जो होगा, 20 ओम इधर लगा होगा। अब 20 ओम लगे होने के बाद में यहां पर नोटिस करना, ये भी 20 ओम होगा। और ये चेक कीजिएगा आप, ये 3 हेनरी के प्लेस पे यहां पे कंडक्टिंग पाथ हमने कनेक्ट कर दिया। अब हुआ ऐसा, ये 20 वोल्ट है आपके पास में, ये आपके पास में, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हम ये जानते हैं कि ये करंट आई है, करंट I1 है और I2 है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो हम जानते हैं 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये RP सीधा लिखा जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब सीधा हम ये कह सकते हैं 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 40, 20 ओम ही होता है। या ऐसा कह लो जब भी इक्वल होता है तो हाफ आंसर आता है। तो यहाँ पे देखो R1 इंटू R2 20 इंटू 20, जस्ट हाफ उसका आंसर आएगा 40। मतलब ये आएगा आपके पास में 410 ओम आता है, जस्ट हाफ आंसर आता है। अब यहाँ पर आ गया सर्किट में, कनेक्शन स्टेब्लिश किया, ये कितना हो गया चेक करो ध्यान से। ये हो गया 20, ये 10 ओम कह देते हैं, ये 10 ओम, ये 20 वोल्ट कह देते हैं। V इक्वल टू IR से हम क्या कह सकते हैं 20 I इंटू R कितना है 10। सो I की वैल्यू आपके पास में कितनी निकल कर आती है, 2 एम्पियर करंट की वैल्यू निकल कर आती है। दिस इज द 2 एम्पियर करंट। देखो बच्चों इसी पॉइंट पर बेस्ड जो मैंने आपसे भी कहा है, एक क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में पूछा जाता है। देखिए बच्चों जेडब्ल्यू मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। इन द सर्किट शोन द बिलो द की is closed at the time t equal to 0, the current through the battery is given by, तो बैटरी से करंट कितना दिया जाएगा। मजे की बात यह कि यहां पर बोला है t इक्वल टू 0 पे भी बात करनी है और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी हमें बात करनी है। मतलब t इक्वल टू 0 पे भी और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी, दोनों केसेस में करंट क्या होगा हमको ये बताना है। तो चलिए बोर्ड पर समझते हैं इस बात को कैसे निकाला। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे आपने स्विच कनेक्ट किया, जस्ट आफ्टर कनेक्शन, मैंने अभी बताया था कि जस्ट आफ्टर कनेक्शन इंडक्टर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। जहां पे भी ये लगा होगा उसको ऐसे बना देना, उन दो पॉइंट्स के बीच में ऐसे वायर बना देना, ये जहां पे भी कनेक्ट होगा। तो देखो इंडक्टर यहाँ पे कनेक्ट है, सो इन दो पॉइंट्स को हम ओपन सर्किट बना देते हैं। तो सर्किट क्या बनेगा, देखो ये रहा V, की क्लोज हो गई,
ये ओपन हो चुका है, ये R1 है, ये आपके पास में R2 अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या होगा, करंट यहां से निकलेगा, जाना तो इस तरफ चाहता था, जा नहीं पा रहा है, इस तरफ जाएगा टोटल करंट। सो अब ओम्स लॉ लगा दीजिए, E इक्वल टू IR2, या ऐसे कह दीजिए V। सो I इक्वल टू आपके पास में VR2 निकल के आ जाता है, I इक्वल टू V/R2। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, जस्ट आफ्टर कनेक्शन के प्लेस पर, तो जस्ट आफ्टर कनेक्शन में करंट की वैल्यू आती है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन के बहुत लंबे समय के बाद में, तो जब t इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाता है, तो मैंने बताया था कि इंडक्टर जहां पे भी होगा, जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में, उन दो पॉइंट्स को हटा के एक ऐसे पाथ से रिप्लेस कर देना। तो सर्किट देखो क्या बन गया, सर्किट बन जाएगा V, ये आपके पास में क्लोज किया, इंडक्टर, ये दो पॉइंट्स थे आपके पास में, तो दो पॉइंट को एक पाथ से रिप्लेस कर दो। ये आपके पास में R1 है, लेट इट इज R1, ये आपके पास में R2 अवेलेबल है। ठीक है, अब ये चेक करो, I करंट यहां से निकला, करंट पहुंचेगा I1, यहाँ करंट पहुंचेगा I2, दोनों करंट क्या है, पैरेलल में, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन का अभी मैंने निकालना सिखाया था, दैट वाज R1 R2 अपॉन में कितना, R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जैसे हुआ, सो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, I डैश R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो अब I इंफिनिटी पे, स्टेडी स्टेट पे करंट आ जाएगा V R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2, ये आपके पास करंट की वैल्यू आ जाती है। सो I जब हमने जस्ट आफ्टर स्विचिंग किया, उसके बाद में इंफिनिटी पर जब हम लोगों ने क्या किया, कनेक्शन स्टेब्लिश किया, दो आंसर आपके पास। बच्चों JEE मेंस का क्वेश्चन समझने के बाद में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी बच्चे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF फाइल अटैच की है, इस पूरे लेक्चर के अंदर जो कंटेंट है उसकी PDF फाइल अटैच की है। तो उस PDF फाइल में मैं आप लोगों को सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन डिस्कशन करता जा रहा हूं, जो मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूं और आपको PDF में भी मिलने वाले हैं। तो देखो, ये मैं हालांकि ये क्वेश्चन पहले डिस्कस नहीं करूंगा, पहले मैं आपके सामने ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, शीट में आप देख लीजिएगा क्वेश्चन अवेलेबल है। फिर मैं आपके साथ में बोर्ड पे ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 1996 का एग्जाम्पल। फिर ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा, दिस इज अवेलेबल हियर। और इसके बाद में मैं आपसे ये क्वेश्चन चर्चा करूंगा। तो ये सब क्वेश्चन मैं बोर्ड पे चर्चा करने वाला हूं, इनके सॉल्यूशन भी यहां पे एग्जिस्ट करते हैं, कभी आपको स्क्रीनशॉट की मदद से देखना भी हो तो आप देख भी पाएंगे, और शीट में भी अवेलेबल है। तो मैं आपके सामने शेयर करता हूं, उसके बाद हम बोर्ड पे चलते हैं कि बोर्ड पे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये आप देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके पास है, और ये क्वेश्चन भी आपके पास में। ये क्वेश्चन हालांकि यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी एग्जाम्पल वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी को हम कवर करते चलेंगे, बीच बीच में और पॉइंट्स देखते चलेंगे। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, फिर ये एक क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, बल्ब वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चले बोर्ड पर चलते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन देखिए बच्चों। यहां पर क्या कहा गया है, पूछा गया कि जब स्विच आप कनेक्ट करोगे तो किस केस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट आपको मिलने वाला है, स्विच कनेक्ट करने पर। तो देखो, जैसे ही स्विच कनेक्ट करते हैं, तो मैंने बताया था जैसे ही स्विच कनेक्ट किया जाता है तो इंडक्टर क्या करता है, ओपन सर्किट बिहेव करता है। मैंने कनेक्शन स्टैब्लिश किया, इंडक्टर ने ओपन सर्किट बिहेव किया, मतलब इस केस के इंडक्टर को मैं हटा देता हूं। तो इस केस के इंडक्टर को हटाया, ओपन सर्किट है, तो मैं मान लेता हूं I1 करंट है, तो भाई पाथ ही ओपन हो गया तो करंट तो जीरो हो जाएगा। अब मैं इस वाले केस के इंडक्टर को क्या कह देता हूं, चलो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, सेकंड वाला केस है, ये फर्स्ट केस कह देते हैं, ये सेकंड, और ये थर्ड केस कह देते हैं। सेकंड केस का करंट I2 मान लेता हूं मैं। अब जैसे जस्ट आफ्टर स्विचिंग की बात आती है, तो जहां भी इंडक्टर कनेक्ट होता है उसको आप हटा दीजिए। व्हेन यू रिमूव इट, इट लुक लाइक दिस। जैसे ही आपने हटाया, करंट यहां से पास होगा, इस रास्ते से जाएगा, इसको रास्ता तो मिलेगा I1 I2, लेकिन जा ही नहीं पाएगा इस रास्ते पे। मान लेता हूं I2 करंट है, दिस इज द I2 करंट। सो I2 करंट को रास्ता मिलेगा, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया है, तो ओपन सर्किट से करंट पास नहीं हो पाएगा।
तो ये सर्किट देखो कैसा बन जाएगा, ई और आपके पास में आर अवेलेबल है. सो बेसिकली दिस विल बिकम ई एंड दिस विल बिकम आर, और सर्किट में I2 करंट आपके पास अवेलेबल है. सो ई इक्वल टू आता है I2 इंटू आर, तो I2 कितना आ जाता है आपके पास में, E बाई आर निकल कर आ जाता है. तो पहला वाला I1 तो जीरो आ गया, I2 E बाई आर निकल कर आ गया. चलिए अब I3 की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट I3. तो थर्ड सर्किट में देखो क्या होगा, थर्ड सर्किट में जहां पे जस्ट आफ्टर स्विचिंग में क्या होता है, इंडक्टर हटा दिया जाता है, मतलब उसे ओपन कर दिया जाता है. चलो अब यहां से करंट निकला I3 को रास्ता मिला, इधर जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाया, इधर ही घूम कर आ गया. तो सर्किट ऐसा हो गया, ये E, ये R, फिर से आपके पास में R है, ये आपके पास अवेलेबल है. सो ये आ गया I3. ठीक है, R प्लस R 2R, तो हम ये कह सकते हैं दिस विल बी 2R, ये हो जाता है आपके पास में E I3. सो I3 E इक्वल टू I3 इंटू 2R. सो I3 दैट इज इक्वल टू E बाई 2R, और E बाय R कितना होता है, E बाय R होता है I2. सो I3 इक्वल टू I2 का हाफ. सो भाई देखो I1 तो जीरो है, I2 E बाय R है, और I3 कितना है, E बाय 2R है. तो सबसे बड़ा हुआ I2, उसके बाद क्या हुआ I3, उसके बाद क्या हुआ I1. तो इस तरह से इस करंट के इक्वेशन को निकाला जा सकता है. ठीक है स्टूडेंट, देखिए बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपसे चर्चा की, क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए. अब हम करंट की इक्वेशन दो जगह पे तो समझ चुके हैं. जब करंट जीरो होता है, टाइम जीरो होता है, मतलब जस्ट आफ्टर स्विचिंग, और लंबे समय बाद. अब हम बात करते हैं वो टाइम पर करंट की वैल्यू L बाय आर टाइम पर, और इस टाइम को टाइम कांस्टेंट भी कहा जाता है, टाइम कांस्टेंट भी कहा जाता है. अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग, तो देखो ध्यान से, I इक्वल टू आपके पास E बाय आर था, 1 माइनस R बाय L इंटू टी आपके पास इक्वेशन था, और E बाय आर को मैंने आपसे बताया था ये मैक्सिमम करंट होता है. तो इसे कई जगह पर I मैक्स लिखा जाता है, कई किताबों में से I नॉट लिखा जाता है. 1 माइनस ई की पावर माइनस R बाय L इंटू टी. बच्चों ये बात ध्यान रखना, जैसे ही आप T की वैल्यू L बाय आर रखते हो तो I देखो कितना कन्वर्ट हो जाएगा, I विल बिकम I मैक्स 1 माइनस ई की पावर R बाय L इंटू L बाय आर. ये हुआ तो I देखो क्या हो जाएगा, I मैक्स, इसे कैंसिल, ये कैंसिल, I मैक्स 1 माइनस 1 अपॉन ई, क्योंकि E की पावर माइनस 1 आएगा. तो बेटा थोड़ा ध्यान रखना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है. E की वैल्यू 2.71 होती है, 1 अपॉन ई और 1 माइनस 1 अपॉन ई. तो ये होता है आपके पास में 0.36 समथिंग आता है, 0.37 लेते हैं, इससे लेते हैं 0.63. ठीक है, 37.63. तो देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा. सो I विल बिकम I मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय 0.63. मीनिंग क्या निकला, मीनिंग ये निकला टाइम कांस्टेंट वो समय है, टाइम कांस्टेंट वो समय है जब करंट मैक्सिमम करंट का 63% वैल्यू अचीव कर लेता है. करंट मैक्सिमम करंट का कितना परसेंट वैल्यू अचीव कर लेता है, 63% वैल्यू अचीव कर लेता है. तो वन टाइम कांस्टेंट इज द टाइम व्हेन करंट अचीव बाय सर्किट इज 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट. तो ये मैक्सिमम वैल्यू टाइम कांस्टेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं. अब देखो आपको जो इक्वेशन ऑफ ग्रोथ दे रखा है, उसी इक्वेशन ऑफ ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं. तो I इक्वल टू आपके पास अवेलेबल है I मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस R बाय L इंटू टी. सो I इक्वल टू I मैक्स 1 माइनस ई की पावर R बाय L इंटू टी को हम अगर बात करें तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ या हाफ टाइम, ऐसा भी क्वेश्चन होता है टाइम कांस्टेंट के प्लेस पर. और उस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू के अलावा ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया जाता है इस इक्वेशन से. तो मतलब हाफ लाइफ का मतलब हुआ शुरुआत में जीरो करंट था, मैक्सिमम 10 एम्पियर. सुनना ध्यान से, शुरुआत में कितना करंट था, जीरो था, मैक्सिमम कितना है, 10 एम्पियर है. रिपीटिंग वंस अगेन टू यू, शुरुआत में कितना करंट था, जीरो करंट था, मैक्सिमम कितना है, 10 एम्पियर है. तो हमें वो टाइम बताना है जब 5 एम्पियर करंट रीच हो जाए, हमें वो टाइम बताना है जब 5 एम्पियर करंट रीच हो जाए, मतलब I की वैल्यू मैक्सिमम करंट का जस्ट हाफ हो जाए. सो I इक्वल टू I मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस R बाय L इंटू टी, I मैक्स डिवाइड बाय 2, I मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस R बाय L इंटू टी.
आई मैक्स कैंसिल, 2 की पावर, या मैं ऐसे कह देता हूं 1/2, 1 माइनस ए की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना, e की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इक्वल टू 1 माइनस 1/2, e की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इक्वल टू, ये आ जाता है आपके पास में 1/2, ओनली 1/2। 1/2 को चाहे तो आप 2 की पावर -1 पे लिख सकते हैं, 1/2 कैन बी रिटन 2 की पावर -1, e की पावर आर एल बाई टी इक्वल टू 2 आ जाता है आपके पास में, तो लॉग e की पावर आर एल बाई टी इक्वल टू लॉग e2 निकल कर आता है। बच्चों ध्यान देना, अगर किसी को नहीं पता हो तो ध्यान देना, लॉग e m की पावर n फॉर्मूला होता है n log m, n log m। दूसरा फॉर्मूला होता है log e दैट इज इक्वल टू 1, बेस और ये दोनों सेम होते हैं तो 1 आंसर आता है, ये ध्यान रखना बच्चों। सो log e जो भी पावर होगी वो मल्टीप्लीकेशन मतलब कोफिशिएंट बन जाएगी। log e की पावर, log m की पावर n, तो n आ जाता है आगे की पावर, तो r बाय एल इंटू टी, ये हो जाता है log e दैट इज इक्वल टू आपके पास में log e2। अब फर्क क्या पड़ा, log e दोनों बताओ कितना होता है, log e 1 होता है सर, सो r बाय एल इंटू टी इक्वल टू आपके पास आ गया log e2। तो टाइम कितना आ गया, l बाय आर log e2, टाइम आ चुका आपके पास में l बाय आर log e2। बच्चों एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि जेडब्ल्यू मेंस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस कर ही रहा हूं वो क्वेश्चन, क्योंकि इसी पॉइंट से कंसर्न है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि वन टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज पास होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जेडब्ल्यू मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये, 2019 का क्वेश्चन, कि वन टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज पास हुआ था। मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू जब l बाय आर रखोगे तो कितना चार्ज पास होगा, ये बताओ सर। I इक्वल टू ई बाय आर 1 माइनस आर बाय एल इंटू टी। अब सोचो चार्ज कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट dq बाय dt। तो dq कितना आ जाता है आपके पास में, i dt। dq टेकिंग इंटीग्रेशन, i की वैल्यू कितनी है, तो मैं इसे e बाय आर लिख देता हूं, 1 माइनस e की पावर r बाय एल इंटू टी dt। अब कहां से कहां, टाइम t इक्वल टू 0 से 0 चार्ज, l बाय आर पर q चार्ज मान लेता हूं, dq का q हो गया 0 से लेकर कैपिटल Q हो गया, e बाय आर कॉमन निकला, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l बाय आर, 1 माइनस e की पावर r बाय एल इंटू टी इंटू डी टी। बच्चों एक बात सुनना ध्यान से, जिनको नहीं पता वो सुन लो ध्यान से, dt का इंटीग्रेशन t होता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टी डी टी ये होता है e की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस प्लस ए टी डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर प्लस ए टी डिवाइड बाई प्लस ए। अब देखो वैसे इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी है, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी डी टी है, तो क्या आएगा, e की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी डिवाइड बाय माइनस आर बाय एल डिवाइड बाय माइनस आर बाय एल। तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है माइनस एल बाय आर e की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे, अगले स्टेप में कैसा लिखा जा सकता है, चार्ज कितना पास होगा। सो चार्ज विल बी गिवन एज, यहां से मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूं और फिर हम सॉल्व करेंगे, Q 0 से कैपिटल Q, E बाय आर बड़ा ब्रैकेट 0 से L बाय आर डी टी माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू माइनस आर बाय एल ने प्लस आर बाय एल ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी डी टी। चलो अब समझो ध्यान से, डी टी का इंटीग्रेशन क्या लिखना है, डी टी का इंटीग्रेशन Q फ्रॉम स्मॉल q फ्रॉम 0 टू q एप्सिलॉन अपॉन r, डी टी का इंटीग्रेशन t लिखा फ्रॉम 0 टू l बाय आर माइनस इसका लिखा e की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी 0 से l बाय आर, वापस से कितना माइनस l बाय आर माइनस आर बाय एल माइनस आर बाय एल। अब माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो बोले सर माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा। सो आप लिख पाएंगे t फ्रॉम 0 टू l बाय आर प्लस l बाय आर ई की पावर माइनस r बाय एल इंटू टी फ्रॉम 0 टू l बाय आर। चलिए अब वैल्यू पुटअप करते हैं। भाई पहले कौन सी लिमिट रखी जाती है, तो पहले अपर लिमिट रखी जाती है, बाद में कौन सी लिमिट रखी जाती है, तो बाद में लोअर लिमिट रखी जाती है। फर्स्ट वी प्लेस अपर लिमिट देन वी लोअर लिमिट, q माइनस 0 ई आर
अपर लिमिट L बाय आर, लोअर लिमिट -0, L बाय आर e की पावर -r बाय एल इंटू एल बाय आर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो -r बाय एल इंटू 0 लिखा जा सकता है। अब देखो इसका फर्क क्या पड़ा, इसका फर्क ये पड़ा, ये आ गया Q इक्वल टू E बाय आर, तो सबके साथ में कॉमन है, ये आ गया L बाय आर, ये आ गया आपके पास में L बाय आर, R कैंसिल, LL कैंसिल, e की पावर -1 आ चुका है आपके पास में, ठीक है। अब फर्क क्या पड़ा देखो ध्यान से, Q इक्वल टू E बाय आर, L बाय आर प्लस L बाय आर 1 बाय E -1, Q इक्वल टू E बाय आर, L बाय आर प्लस L बाय आर इंटू E माइनस L बाय आर, प्लस L बाय आर माइनस L बाय आर कैंसिल, Q इक्वल टू एप्सिलॉन EL अपॉन आर स्क्वायर ई, और E की वैल्यू क्या लिखी जाती है 2.7, EL अपॉन 2.7 इंटू आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है, सेम पॉइंट से कंसर्न था इसलिए मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया। हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन की हम बात कर चुके हैं। अब देखो बच्चों, इसी में थ्योरी का एक और पॉइंट आपको मुझे बताना है, दैट इज द ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेंगे, हाउ विल ग्राफ फॉर्म। तो ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, तो ग्राफ के लिए आप इक्वेशन पे गौर कीजिए, ग्राफ के लिए आप इक्वेशन पे गौर कीजिए। इक्वेशन की मदद से ग्राफ बनाना बड़ा ही आसान काम है। वो ऐसा है, I इक्वल टू E बाय आर 1 माइनस R बाय एल इंटू टी, टी इक्वल टू 0 रखा तो I इक्वल टू 0 है, T इक्वल टू L बाय आर रखा तो आपके सामने I इक्वल टू 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और T इक्वल टू इन्फिनिटी रखा तो I की वैल्यू E बाय आर है। सो एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो बनता है वो बनते बनते इस तरह से ग्राफ बनता है, ये आपके पास I है, ये आपके पास T है। दिस इज द IT ग्राफ। जब IT ग्राफ, ये भी शीट में क्वेश्चन दिया हुआ है, PDF फाइल में आप देखेंगे तो PDF फाइल में LR सर्किट एंड RC सर्किट विद DC सोर्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है, हमारा MP PMT PET 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी जो PET 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, PET 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये, कि भाई ग्राफ बना के बताओ कि ग्राफ कैसा बनता है आपके पास में। तो इस तरह से आप और हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, इसी ग्राफ में टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जो 63% 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में अचीव हो जाती है, ठीक है ना। तो ये वो टाइम आपके पास है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन के डीपर लेवल पर जाते हैं कि क्वेश्चन और किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम दो ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जिन पे कई बार बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है और क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछे भी जा चुके हैं। क्वेश्चन ऐसा है, आपके पास में एक सोर्स है, EMF है E, अब क्या किया, स्विच ऐसे, रेजिस्टेंस R है और ये इंडक्टर L है, पहला बल्ब B1 और दूसरा बल्ब B2 है। तो पहला कंडीशन जो मैं आपसे चर्चा करूंगा वो ये रहेगा, व्हेन स्विच ऑब्लिक की इज क्लोज्ड, जैसे स्विच या की को क्लोज किया जाता है, देन नेचर ऑफ बल्ब, नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ कनेक्शन, इफ स्विच इज ओपन, स्विच ऑब्लिक की इज ओपन, ओपन की जाती है, देन ऑल्सो बिहेवियर, बिहेवियर दोनों बल्ब का कैसा होगा आपको ये बताना है। और एक छोटा क्वेश्चन जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है वो ये कि भैया आपके पास में कार है, मतलब इंडक्टर है, इंडक्टर लगाया हुआ है, और उसके बाद आपके पास एक बल्ब है, बल्ब का कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया है। अब जैसे ही आप इसके सारे केसेस डिस्कस कर लो, कौन कौन से केस डिस्कस करो, पहला केस डिस्कस करो, जस्ट आफ्टर स्विचिंग क्या होगा, दूसरा केस डिस्कस करो जस्ट आफ्टर स्विच के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, तीसरा डिस्कस करो आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन डिस्कनेक्टेड, व्हेन की इज ओपन, की को ओपन किया जाता है,
तब क्या होगा हमको डिस्कशन करना है। तो पहला जैसे हम बात करते हैं, ये ईएमएफ हो गया, इंडक्टर एल हो गया और रजिस्टर आर हो गया, बराबर है। ये एल हो गया, रजिस्टर आर हो गया, ये इंडक्टर हो गया, ये ईएमएफ ई हो गया। अब हुआ ऐसा, जैसे मैं क्लोज करता हूं जस्ट आफ्टर स्विचिंग, तो मैंने जैसे बताया था जस्ट आफ्टर स्विच क्या होता है, इंडक्टर जहां भी कनेक्ट होता है उसे क्या कर दो, ओपन कर दो। इस पॉइंट पे मैंने हटा दिया, लगा दिया। बल्ब तो अभी भी है, पर भैया बल्ब में करंट जाने का रास्ता ही नहीं है, तो करंट तो जीरो होगा, तो बल्ब इल्यूमिनेट होगा ही नहीं। अब उसके बाद में थोड़े समय के बाद में करंट की वैल्यू आप जानते हैं E बाय आर 1 माइनस ई की पावर R बाय एल इंटू टी से टाइम बढ़ेगा, करंट ग्रो होना शुरू होगा। और मैंने ग्राफ भी बना के बताया था ना आपको, टाइम बढ़ेगा करंट ग्रो होना शुरू होगा, ऐसा वाला ग्राफ। और करंट मैक्सिमम वैल्यू का अचीव करेगा T इक्वल टू इन्फिनिटी पे। करंट बढ़ेगा तो शाइननेस बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू करंट की अचीव हो गई, मतलब पहले इनिशियली T इक्वल टू 0 पॉजिटिव पर बल्ब नो शाइन, कोई शाइन नहीं। T ग्रेटर देन 0, T की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इंफिनिटी, तब क्या, शाइन इंक्रीज, बल्ब की शाइन क्या होती है, बढ़ती है समय के साथ में। T इक्वल टू इंफिनिटी पर मैक्सिमम शाइन विथ कांस्टेंट इंटेंसिटी, क्योंकि आप शाइननेस बदलेगी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम इस करंट के बाद कुछ करंट जा नहीं सकता, तो जितना करंट जाएगा विथ कांस्टेंट इल्यूमिनेशन ऑब्लिक इंटेंसिटी। ब्राइटनेस बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, अब मैक्सिमम पहुंच गई, लेकिन अब एनर्जी देना शुरू कर रही है। तो ये तो वो हो गया पहला केस। अब दूसरा केस ऐसा कि जब ये मैक्सिमम शाइननेस आ चुकी है, लंबा समय हो गया है, सर्किट में करंट की वैल्यू I इक्वल टू ई बाय एस्टेब्लिश हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कॉन्टैक्ट जो यहां से किया हुआ है, जो पहले आपने यहां से किया हुआ है, इसको मैं ओपन कर देता हूं। मतलब क्या कर देता हूं भाई, मैक्सिमम वैल्यू रीच हो चुका है, दैट इज ई बाय आर, दैट इज व्हाट, ई बाय आर, मैक्सिमम वैल्यू रीच हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू से जैसे ही मैं ओपन करता हूं तो करंट जीरो होना चाहिए, स्टार्ट होगा, मतलब करंट कम होना शुरू होगा, क्योंकि जब आप कनेक्शन हटाओगे तो करंट डिके होना शुरू होगा। अच्छा, करंट डिके होगा तो इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा, इंडक्टर का बिहेवियर अपोजिंग द चेंज को करने वाला होगा। करंट कम होने का अपोजिशन करना, मतलब कुछ ऐसा करेगा इंडक्टर, इंड्यूस ईएमएफ ऐसा करेगा जिससे करंट बढ़ जाएगा। फैराडे लॉ, लेंज लॉ, सर्किट ओपन किया, करंट कम करना चाहा, मेरी चाहत के खिलाफ जाएगा, मेरी चाहत के खिलाफ जाएगा, जो मैं करूंगा उसको अपोज करेगा। मैं क्या कर रहा हूं, करंट कम करवाना चाह रहा हूं, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब करंट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। बढ़ाएगा मतलब कुछ समय के लिए बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। समझ में आ गया बात। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके सारे एस्पेक्ट मैंने आप लोगों से चर्चा कर दी। अब इसी क्वेश्चन की हेल्प से ये क्वेश्चन भी समझा जा सकता है। पहला केस हम बात कर लेते हैं जस्ट आफ्टर स्विचिंग, बल्ब वाले केस में जस्ट आफ्टर स्विचिंग, तो हम ये कहते हैं जस्ट आफ्टर स्विच, जस्ट आफ्टर स्विचिंग। क्या होगा जस्ट आफ्टर स्विचिंग, स्विचिंग के जस्ट बाद इंडक्टर जहां भी लगा होगा उन दो पॉइंट्स के बीच में ओपनिंग कर देना, ओपनिंग कर देना, ओपनिंग कर दी। यहां पर ये बल्ब B1 है, रेजिस्टेंस R है, बल्ब B2 है, मतलब वो भी एक रेजिस्टेंस ही है। कनेक्शन स्टेब्लिश किया, फर्क ये पड़ेगा, स्विच कनेक्ट तो कर दिया, जस्ट आफ्टर स्विच यहां से कोई करंट पास नहीं होगा, यहां से करंट पास होगा और वो कांस्टेंट होगा। तो T इक्वल टू जैसे ही 0 पॉजिटिव की बात करते हैं तो B1 ऑफ रहेगा, B2 ऑन रहेगा। लेकिन ऑन होने के बावजूद भी एक बात सुनना बेटा, B2 ऑन तो रहेगा, लेकिन एक और बात सुनना, क्या रहेगा, करंट कांस्टेंट होता है, रजिस्टर के अक्रॉस करंट ग्रो नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट शाइननेस, कांस्टेंट इंटेंसिटी, ये हो गया आपके पास में। दूसरा केस जस्ट आफ्टर स्विचिंग के बाद का केस,
कि टाइम बड़ा तो है जीरो से लेकिन छोटा है इंफिनिटी से। टाइम बड़ा तो है जीरो से लेकिन छोटा है इंफिनिटी से। करंट क्या हुआ, जिस सर्किट में ये कनेक्ट होता है इंडक्टर, वहां से करंट ग्रो होना शुरू होता है। एंड ग्रोथ ऑफ करंट क्या बताई जाती है, ग्रोथ ऑफ करंट बताई जाती है E बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। करंट बढ़ना शुरू होता है, ये ग्राफ अभी मैंने समझाया था, ग्राफ अभी भी बताया था मैंने। E बाय आर टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर मैक्सिमम वैल्यू अचीव होती है, तब तक करंट बढ़ता है। अच्छा मान लो ये I1 है और ये आपके पास I2 है। t इक्वल टू 0 पर I1 जो था, देखो भाई t इक्वल टू 0 पर I इक्वल टू क्या था, I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2 एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर I2 की वैल्यू, इस ब्रांच से करंट 0 था, तो जो भी करंट था वो I1 ही था, जो भी करंट था वो I1 ही था। ठीक है, जो भी करंट था वो I1 ही था। जैसे जैसे t बढ़ा ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या फर्क पड़ा भाई, I2 बढ़ेगा, I2 बढ़ना शुरू होगा, तो I इक्वल टू, देखो ध्यान से बच्चों, I1 प्लस I2 बढ़ेगा तो I1 कम होगा, ताकि सम कैसा मेंटेन रहे, कांस्टेंट मेंटेन रहे। मतलब क्या हुआ, I2 बढ़ा तो B1 की शाइन, B1 की ब्राइटनेस क्या होगी, बढ़ेगी, और B2 की ब्राइटनेस क्या होगी, कम होगी। जब ये करंट बढ़ेगा तब की बात। t इक्वल टू इंफिनिटी पे बात करते हैं, थर्ड केस लेते हैं, t इक्वल टू इंफिनिटी। t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये मैक्सिमम करंट बढ़ चुका होगा, मतलब I2, इस वाली ब्रांच से I2 करंट t इक्वल टू इंफिनिटी पे E बाय आर आ जाएगा। E बाय आर मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा, I2 मैक्स, I इक्वल टू I1 प्लस I2। भैया I2 मैक्स है तो I1 या I2 है, ये अगर मैक्सिमम है तो ये क्या होगा, मिनिमम, तभी सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब इसकी ब्राइटनेस, शाइननेस, मोर शाइन और ये लेस शाइन। ठीक है बच्चों, मतलब ये हुआ, ये तब है लेकिन जब दोनों के रेजिस्टेंस सेम हो, तब उस केस की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सर्किट का पूरा एनालिसिस समझ सकते हैं। अब देखो कुछ एक दो कंसेप्ट और हैं जहां से आरएल सर्किट में जेडब्ल्यू मेंस, नेट, इन एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस फ्रेम करने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और वो ऐसा है, बिहेवियर ऑफ करंट हो चुका है, चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एंड द स्लोप, दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप का क्या फर्क पड़ेगा, कैसा इसका बिहेवियर होगा। भाई ये आपके पास आर सर्किट है, ये आपके पास एल सर्किट है, ये आपने क्या किया, कनेक्शन स्टेब्लिश किया, ऐसा हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, ई यहां से करंट पास हुआ, यहां से एल इंडक्टर है, आपके पास रजिस्टर की वैल्यू आर है। मैंने करंट की बात की तो करंट क्या था, करंट था E बाय आर 1 माइनस ई की पावर आर बाय एल इंटू टी आपके पास था। भाई देखिए यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस वी आर, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस वी एल। अब देखो हमने केवीएल पहले भी पढ़ लिया है तो हमको पता है E इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। बच्चों एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर निकालो, तो दो तरीके होते हैं आपके पास में। एक तरीका होता है एल डी आई बाई डी टी करो, जिस तरीके में डिफरेंशिएशन लगता है, और दूसरा तरीका होता है वो तरीका ऐसा होता है कि आपको कुछ नहीं करना होता है, ईएमएफ ई पता होता है, रजिस्टर के अक्रॉस निकालना तो वी आर निकाल लो, आई इंटू आर, क्योंकि आई रजिस्टर के अक्रॉस कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। आई आर निकाल लो, उसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कैसे निकाला जाएगा, वी आर आई इंटू आर। आई कितना होता है, ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी इंटू आपके पास में आर अवेलेबल है, आर आर कैंसिल, तो देखो वी आर कितना है आपके पास में, ई 1 माइनस आर बाय एल इंटू टी। ये रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो वापस से इसका ग्राफ वही बनने वाला है। टी इक्वल टू 0 रखो, 0 रहेगा,
टी इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, ये इस तरह से मैक्सिमम अचीव होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, ई होगा। मतलब रजिस्टर के अक्रॉस भी अगर हम बात करें समय के साथ में, तो करंट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाता है। इंडक्टर की बात करें तो एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो क्या, ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर आर बाय एल इंटू टी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, ये आ गया एल ई बाय आर, डिफरेंशिएशन 1 माइनस डिफरेंशिएशन ई की पावर आर बाय एल इंटू टी आपके पास मिलता है। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। डिफरेंशिएशन 1 मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एल ई अपॉन आर, कांस्टेंट का 0 होता है, माइनस आर बाय एल विथ वंस अगेन नेगेटिव साइन, ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी, ये होता है आपके पास में। माइनस माइनस प्लस हो गया, वी एल आ गया आपके पास में, एल ई अपॉन आर इंटू आर बाय एल, आर बाय एल इंटू टी आपके पास निकल कर आता है। आर से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, वी एल इक्वल टू आता है ई आर बाय एल इंटू टी। ये देखिए आगे आपके पास में ग्राफ आ गया। अब इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो टी इक्वल टू 0 पर चेक करो क्या होता है, वी एल आता है ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू 0। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर ई आता है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे चेक करो, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है चेक करो ध्यान से, ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू इन्फिनिटी, माइनस आर बाय एल इंटू इन्फिनिटी, देख लो ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू इन्फिनिटी। एनीथिंग इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, एनीथिंग इंटू इन्फिनिटी। तो किसी को भी इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है। किसी को भी इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करो तो हमें इन्फिनिटी मिलता है, तो मतलब हम मिलेंगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, ई 1 अपॉन इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, आंसर 0। सो पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आपके पास में टाइम अवेलेबल है, यहां से जाते हुए ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिके होगा। तो ये हो गया इंडक्टर के अक्रॉस, और ये हो गया रजिस्टर के अक्रॉस। रजिस्टर के अक्रॉस टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाता है, और इंडक्टर के अक्रॉस जैसे जैसे टाइम कम होता है बढ़ता जाता है वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप कम होता जाता है। ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो बताइए क्या क्या बिहेवियर होता है दोनों का, किस तरह का बिहेवियर होता है। सो आप यहां देख सकते हैं, यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, यहां से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अब एक और पॉइंट जहां से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, वो कई बार आपको सर्किट में हीट के बारे में पूछता है, ही आस्क अबाउट द हीट एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ। जैसे कि आपको मैंने आईटी ग्राफ बना के बताया था, आई इक्वल टू आपके पास में था ई बाय आर 1 माइनस आर बाय एल इंटू टी। अब आईटी ग्राफ आपके पास ऐसा बना हुआ था, दिस वाज द आईटी ग्राफ, आई टी। मान लो मैं इस पॉइंट पे स्लोप निकालता हूं, थीटा, थीटा मतलब टेन थीटा। अब स्लोप निकालता हूं, आईटी ग्राफ का स्लोप, जैसे ये मान लो वाई ग्राफ होता, ये एक्स होता, और मैं ऐसा ग्राफ बनाता, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या कहलाता था, ये थीटा। सो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिखते हैं, स्लोप। क्या लिखते हैं, स्लोप। इस पर भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। सो वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, ग्राफ ऐसा जा रहा है, टेन टेंजेंट इस तरफ है, थीटा है। डी आई बाई डी टी को हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ, स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ, ऐसा कहा गया है। डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, आई की वैल्यू लिख दी जाए ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी, ऐसा लिखा जा सकता है। ई बाय आर बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन कर दिया 1 माइनस डिफरेंशिएशन कर दिया ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। भाई देखो, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं पता है सीख लो ध्यान से। डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस ए टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ए ई की पावर माइनस ए टी। इंटीग्रेशन होता है तो डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन होता है तो मल्टीप्लाई होता है। ई बाय आर 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस आर बाय एल डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो ई की पावर आपके पास आता माइनस आर बाय एल इंटू टी। तो ई बाय आर इंटू आर बाय एल, ये आपके पास स्लोप दैट इज डी आई बाय डी टी की वैल्यू आ रही है, ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। तो आर से आर कैंसिल, सो हमारे पास में डी आई बाय डी टी, किसकी वैल्यू बेटा, डी आई बाय डी टी की वैल्यू, डी आई बाय डी टी की वैल्यू क्या आ जाती है,
E बाय एल ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। भैया डी आई बाय डी टी स्लोप की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। टाइम t इक्वल टू 0 पर स्लोप कितना होता है, तो देखो कंपेयर करके डी आई बाय डी टी ई बाय एल ई की पावर माइनस 0 या आर बाय एल इंटू 0। सो इनिशियल स्लोप जो होता है वो ई बाय एल के इक्वल होता है। इनिशियल स्लोप किसके इक्वल होता है, ई बाय एल के इक्वल होता है। ई क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो भी हमने अप्लाई किया। एल क्या होता है, इंडक्टेंस। मतलब हम इनिशियल स्लोप से कंपेयर कर सकते हैं दो अलग अलग सर्किट के इंडक्टेंस के बारे में। दो अलग अलग सर्किट के इंडक्टेंस के बारे में हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे कैसे, मान लो एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है। ये आपको दिख रहा है इनिशियल स्लोप θ1 है, इनिशियल स्लोप θ2 है। आपसे बोला गया θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो आप कह सकते हैं tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। मतलब आप ये भी कह सकते हैं डी आई बाई डी टी का रेशो सेकंड केस के लिए बड़ा होगा डी आई बाई डी टी की रेशो फर्स्ट केस के लिए। आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं E1 बाय L1 का रेशो E2 बाय L2 के रेशो से बड़ा होगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है, दोनों सर्किट में केस फर्स्ट दे दिया क्या कि भैया दोनों का ईएमएफ सेम है, तो आप क्या बोलोगे E1 अपॉन L1 ग्रेटर देन E2, मतलब वापस से E1 अपॉन L2, 1 अपॉन L1 ग्रेटर देन 1 अपॉन L2। ठीक है, तो आप कह सकते हैं L2 ग्रेटर देन L1। केस सेकंड कई बार दे दिया जाता है कि दोनों में इंडक्टर जो लगे L1 L2 वो सेम है। इंडक्टर सेम है इसका मतलब E1 अपॉन L ग्रेटर देन E2 अपॉन L, LL कैंसिल तो E1 ग्रेटर देन E2 आ जाता है। ठीक है, तो कई बार ये ऐसा कंपैरिजन करवा सकता है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आप लोगों से हाल फिलहाल चर्चा की, डिस्कशन किया किन क्वेश्चंस के ऊपर, मैंने चर्चा की आप लोगों से ग्रोथ सर्किट के ऊपर। कौन से सर्किट के ऊपर, ग्रोथ सर्किट के ऊपर। अब मैं स्क्रीन पे चलता हूं, आपको ले चलता हूं, बताता हूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रखने हैं। देखो कुछ क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन के मैं अटेम्प्ट करने को बोलूंगा, आप अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने के बाद ना आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जेडब्ल्यू मेंस की प्लेलिस्ट जो है PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, उसके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। जो बच्चे क्लास में ज्वाइन है ऑलरेडी, वो डिस्कशन में है, वो मुझसे लाइव पूछ सकते हैं, वो मुझसे लाइव इंटरेक्शन में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और जो बच्चे मेरे सिस्टम का हिस्सा नहीं, सिस्टम का पार्ट नहीं, फिर भी लेक्चर को देख रहे हैं, वो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। वहां पर वो क्वेश्चन थंबनेल पर लिखे हुए मिलेंगे, आपको टैग में डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मिलेंगे, वहां पर वो लिंक भी मौजूद है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।